स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडिया एजुकेशन सर्विस पर। मैं सावन कुमार आप सभी को, जैसा कि ये जो इतिहास चल रहा है उसमें अब हम लोग हानोई समझौता के बाद पढ़ेंगे कि आखिर फ्रांस और वियतनाम में क्या क्या हुआ, जो उन लोगों के बीच में हुई समझौता टूट गया, कैसे चला, उसके बाद उसकी क्रांति कैसे हुई, उसके एकीकरण कैसे हुई, इसके बारे में जानेंगे। तो हम लोग ने पिछले क्लास में देखा था कि हानोई समझौता जो 16 मार्च 1946 ईस्वी में मतलब जो हानोई समझौता फ्रांस और वियतनाम के बीच में हुआ था, क्योंकि वह फ्रांस ने एक ऐसा संधि लाया था जिसमें उसने सभी राज्यों के एक संघ में जोड़ने की कोशिश किया था। जो उसके वो सारे उपनिवेश थे उसको एक संघ में जोड़ने की कोशिश किया था, जो एक यूनियन थी। और उसी यूनियन का जो उसकी जो फ्रांस की इच्छा थी, उसमें वियतनाम के लोग खड़े नहीं उतरे। यानी जो वियतनाम के लोगों की जो इच्छा थी उसके अनुसार फ्रांस के लोग ने नियम नहीं बनाए, जिसके कारण से हानोई समझौता किया गया फ्रांस के लोगों के द्वारा, वह बेसी दिनों तक नहीं चला और वह टूट गया। तो उसके बाद जो विद्रोह हुआ, उसके बाद फ्रांस ने जो अमेरिका अपने मित्र राष्ट्रों के साथ जो सहयोग लिया उससे, और वियतनाम पे जो कार्रवाई की, उसके बारे में जानना है हमें। और इसमें देखना है कि जो फ्रांस के साथ अमेरिका और उसके जो भी सहयोगी देश है वह किस प्रकार उसके साथ आते हैं, इसके बारे में देखना है। क्योंकि अभी सेकेंड वर्ल्ड वार भी खत्म हुआ है, यानी कि जो अमेरिका और रूस है दोनों में अभी अभी जो दुश्मनी है वह शुरुआत हुआ है। इसके बारे में देखना है कि ये वियतनाम को सपोर्ट रूस कैसे करता है और अमेरिका फ्रांस को कैसे सपोर्ट करता है, इसके बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फ्रांस और वियतनाम में मतभेद होना शुरू होता है। कैसे मतभेद होना शुरू होता है? तो जो हानोई समझौता थी वह फ्रांस की जो जितनी सारी इच्छा थी कि वह कोई भी स्टेट नहीं टूट सकता है, वहाँ पे फ्री टोकन फ्री स्कूल चलाया जाएगा, ये सब किया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ उतना नहीं हो पाता है, जिसके कारण वियतनाम के लोग फिर से आंदोलन करना शुरू करते हैं। तो उसी के बारे में हम लोगों को जानना है कि फ्रांस की अन्यायपूर्ण नीति और हठवादिता के कारण हानोई समझौता देर तक कायम नहीं रह सका। फ्रांस चाहता था कि निर्मित संघ का अध्यक्ष उसके द्वारा नियुक्त हाई कमिश्नर हो, और वियतनामी नेताओं की मांग थी कि संघ में सभी राज्य स्वतंत्र हो। जो फ्रांस का जो संघ बनाया गया फ्रांस के द्वारा, उसमें वियतनाम की इच्छा थी कि जो जितने सारे राज्य है वह सभी अपने अपने राज्य में कानून बनाने के लिए स्वतंत्र हो। यानी जो लाओस, कंबोडिया और वियतनाम का जो क्षेत्र है, हिंद चीन क्षेत्र में वियतनाम, लाओस और कंबोडिया, ये चाहते थे कि हम तीनों अलग अलग स्टेट हो। यानी स्टेट कहने का मतलब, यहाँ राज्य कहने का मतलब एक अलग देश की मांग कर रहा है। यहाँ ये राज्य का मतलब यहाँ स्टेट नहीं होगा, बल्कि यहाँ इस स्टेट का मतलब हुआ देश। ये चाह रहा है कि लाओस एक ऐसा देश बने जो यहाँ की सरकार अपनी हो, और कंबोडिया एक ऐसा क्षेत्र बने जो खुद निर्णय ले, उसमें फ्रांस के कोई हस्तक्षेप नहीं हो, इसके बारे में। और इसी के कारण ये तीनों क्षेत्र के जो मतलब हिंद चीन का जो हानोई समझौता हुआ वह फ्रांस के साथ टूट गया, और फिर से इन दोनों के बीच में मतलब मतभेद होने लगे। फ्रांसीसियों और वियतनामियों के बीच निर्णायक लड़ाई 7 मई 1954 को हुई। फ्रांसीसी के सेना के जनरल कमांडर हेतरिन नावारे ने 1953 में ऐलान किया कि उनकी सेना जल्द ही विजय होगी। तो सबसे पहले फ्रांस के बारे में जानते हैं। तो जो फ्रांस का एक सेनापति है जो हेतरी नवारे है, हेतरी नवारे ने एक ऐलान कर दिया फ्रांस के लोगों को खुश करने के लिए कि जो हम लोग है फ्रांस की जो सेना है वह वियतनाम की सेना पर मतलब विजय हो रही है। 7 मई 1954 को ही यह ऐलान कर दिया कि हम लोग बहुत जल्द वियतनाम को फिर से पुनः अपना उपनिवेश बना लेंगे, उस पर कब्जा कर लेंगे। लेकिन जो वियतनाम की जो सेना थी, हम लोग जानेंगे कि वियतनाम की जो युद्ध है वह अमेरिका और फ्रांस की सेना को कैसे खदेड़ कर मारती है। वहाँ पे बहुत सारे जाल बिछाए गए, वहाँ पे जो छापामार युद्ध किया गया वियतनामी सेना के द्वारा, जिससे ये गोरिल्ला युद्ध, छापामार युद्ध के द्वारा फ्रांस और अमेरिका की सेना बदतर हालत से हारी। इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो हेतरी नवारे जो है वह पहले ही अपनी विजय की डंका पीट देते हैं फ्रांस में कि हम लोग बहुत जल्द ही फिर से वियतनाम पे कब्जा कर लेने वाले हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो हेतरी नवारे है वह वियतनामी की टुकड़ी का नेतृत्व जनरल वो न्यूनेन गैप ने किया था।
जो वियतनामी सेना है उसका जो उसका सेनापति है वह न्युएन गियाप है। न्युएन गियाप है जो हेतरी नवाड़े को बहुत बुरी तरह से हरा देते हैं। ये जो लड़ाई होगा हेतरी नवाड़े का और न्युएन गियाप का, यह एक बहुत अच्छे जगह दिएन बिएन का युद्ध के नाम से जाना जाता है। जो एक वो जगह है वियतनाम की, एक जगह है जो वो उनके दोनों स्टेट जैसे वियतनाम और कंबोडिया के जो सीमा क्षेत्र है उसके नजदीक पाया जाता है। मतलब दिएन बिएन नाम का एक क्षेत्र है जहाँ पे लड़ा गया। जैसे अपने यहाँ पानीपत के स्थान पे पानीपत युद्ध लड़ा गया, वैसे ही वहाँ पे दिएन बिएन नाम का एक स्थान है जहाँ पे दिएन बिएन का युद्ध होता है। और वहाँ पे वियतनाम की जो सेना है, फ्रांस की सेना यानी हेतरी नवाड़े को बहुत बुरी तरह से हराता है। कौन? तो ये न्युएन गियाप। न्युएन गियाप वियतनाम का सेनापति है और फ्रांस का जो सेनापति है वह हेतरी नवाड़े है। यही याद रखना है। जो दिएन बिएन फू के युद्ध में मतलब जो जनरल हेतरी नवाड़े है वह बुरी तरह से पराजित होते हैं वियतनाम की सेना के द्वारा, और जिससे फिर से उनके बीच में एक और समझौता होगा। पहले तो सबसे पहले जो वहाँ के राजनेता जो वियतनाम के जो राष्ट्रवादी थे वो उनके द्वारा जो समझौता किया हुआ वो हानोई समझौता है। अब हुआ एक जेनेवा में, मतलब फ्रांस का ही एक जगह है जहाँ पे जेनेवा समझौता किया गया है। तो फ्रांस के पराजय के बाद अमेरिका जो अब तक अप्रत्यक्ष रूप से फ्रांस का समर्थन कर रहा था, मई 1954 से 54 में जेनेवा में हिंद चीन समस्या पर वार्ता हेतु एक सम्मेलन बुलाता है जिसे जेनेवा समझौता कहा गया है। तो हम लोगों के जो ये फ्रांस है और वियतनाम की सेना है, जो दोनों में लड़ाई होता है दिएन बिएन फू के युद्ध में, और फ्रांस की सेना हार जाती है। तो अमेरिका जो अप्रत्यक्ष रूप से, यानी कि उसकी सेना वियतनाम में नहीं थी, लेकिन जितना भी गोले बारूद दिया जा रहा था वह अमेरिका के द्वारा दिया जा रहा था, क्योंकि वियतनाम पे अधिकार किया जाए। क्योंकि वियतनाम को अप्रत्यक्ष रूप से फिर रूस भी सपोर्ट कर रहा था, और रूस और अमेरिका में तब तक की दुश्मनी हो चुकी थी। 1954 चूंकि अभी भारत आज़ाद हो चुका है और हम लोगों का सरकार अच्छे तरीके से चल रही है, हमारा संविधान भी लागू हो चुका है, लेकिन यहाँ वियतनाम की बात कर रहे हैं हम लोग कि वियतनाम में अमेरिका कैसे अपना शासन कर रहा है। वियतनाम में फ्रांस का उपनिवेश बनाना चाह रहा है अमेरिका, क्योंकि वहाँ पे अपना वह सैन्य अड्डा बना सके। इसीलिए वो जो अमेरिका है अप्रत्यक्ष रूप से उसकी सहायता कर रहा है फ्रांस की, लेकिन फ्रांस हार जाता है। तो अमेरिका जो है मध्यस्थ बनकर फ्रांस और वियतनाम की सेना के बीच में जेनेवा समझौता करवाता है। जेनेवा समझौता करवाता है, और यह जो जेनेवा समझौता यह फ्रांस का ही एक शहर है जहाँ पे बुला करके समझौता किया जाता है, जिसे जेनेवा समझौता कहा गया है। जेनेवा समझौता में क्या होता है? 1954 में जेनेवा समझौता के द्वारा इंडो चीन के लाओस और कंबोडिया को स्वतंत्र कर दिया जाता है और उन्हें वैध राज्य का दर्जा दे दिया जाता है तथा संसदीय व्यवस्था लागू कर दी जाती है। यानी कि वहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो मतलब संविधान का जो शासन होता है वो संवैधानिक शासन कर वहाँ पे लागू कर देता है, और वैध राजतंत्र यानी जो भी वहाँ का लोग है, जो आम जनता है, उसके द्वारा चुनी हुई सरकार को मान्यता दे देता है अमेरिका, और कहता है कि यहाँ ये जो लाओस और कंबोडिया के जो क्षेत्र हैं, जो राज्य हैं, वह अब आज से आज़ाद है। फ्रांस का इस पर कोई अधिकार नहीं है। यही जेनेवा समझौता में बतलाया गया था। लेकिन जो अमेरिका है और जो फ्रांस है उनका जो मतलब अमेरिका और फ्रांस ही क्या, ब्रिटेन जो फूट डालो और शासन करो की नीति पे ही चलता है। जैसे अपने भारत में आकर के ब्रिटेन ने भारत को आज़ाद करने से पहले उसे दो टुकड़ा नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से 3 टुकड़ा, क्योंकि एक पूर्वी पाकिस्तान बना और एक पश्चिमी पाकिस्तान जो बांग्लादेश है, और एक पूर्वी पाकिस्तान जो अभी वर्तमान में पाकिस्तान है, और एक इंडिया, यानी उसको 3 क्षेत्रों में विभाजित कर दिया है। लेकिन वियतनाम को दो क्षेत्रों में विभाजित करता है, एक उत्तरी वियतनाम और एक दक्षिणी वियतनाम। और अमेरिका इस प्रकार से एक उत्तरी या दक्षिणी वियतनाम पे अपना अप्रत्यक्ष रूप से कंट्रोल रखता है। उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम 2 देशों में अलग अलग बांट दिया जाता है जेनेवा समझौता के द्वारा। एक लाओस को और एक कंबोडिया को, एक को उत्तरी वियतनाम कर दिया जाता है और एक को दक्षिणी वियतनाम। इस प्रकार से जो ये अमेरिका है जेनेवा समझौता के द्वारा इसे अलग कर देता है। तो इसके आगे है फिर कंबोडिया में जो अमेरिका की जो अप्रत्यक्ष रूप से मतलब जो सपोर्ट दे रहा था, वहाँ के जो कुछ लोगों को बरगला कर यानी पैसे दे करके उन्हें
उन्हें मतलब उनके देश के खिलाफ ही भड़का देता है और उसमें गृह युद्ध करवा देता है। तो अब कंबोडिया में होने लगा गृह युद्ध। तो इसमें देखना है हिंद चीन में फ्रांसीसी सेना साम्राज्यवाद के पतन के बाद नवंबर 1953 को कंबोडिया ने अपने अपने आप को पूर्ण स्वतंत्र राज्य घोषित किया, जिसकी पुष्टि 1954 के जनेवा समझौता में हुआ था। तो कंबोडिया जैसे कि जनेवा समझौता में बतलाया कि लाओस और कंबोडिया एक स्वतंत्र राज्य होगा। तो 1954 में कंबोडिया की जो सरकार बनी, लोकतांत्रिक सरकार, उसने अपने आप को घोषित किया कि उस पर अब किसी भी सरकार का उस पर कोई अधिकार नहीं है, किसी भी दूसरे देश के सरकार की वह बातें नहीं मान सकता है। इस प्रकार से वह अपने आप को स्वतंत्र राज्य घोषित कर लेता है। लेकिन 1953 से 1970 तक यहाँ राजकुमार नरोत्तम सिन्हानू का शासन रहता है। एक राजकुमार है जो इसको लोगों ने चुना है, और वही जो राज्य उसके पहले के वहाँ के राजा थे, उसी के वंश के एक राजकुमार है जो नरोत्तम सिन्हानुक है, और उसका शासन चलता है 1953 से 1970 तक। और उसमें कुछ काफ़ी अच्छे सुधार होते हैं। 1954 से ही नरोत्तम सिन्हानू को कंबोडिया में गुटनिरपेक्षता एवं तटस्थ नीति के पर कायम थे। अमेरिका थाईलैंड को उकसाकर कंबोडिया को तंग किया करता था। तो जो अमेरिका है वह थाईलैंड के लोगों को पैसे दे करके और कंबोडिया के में जा करके हमेशा कुछ ना कुछ उथल पुथल करने के लिए मतलब कंबोडिया के लोगों को, कंबोडिया के सरकार को परेशान करने के लिए किया करता था। फिर जो नरोत्तम सिन्हानुक है, उन्होंने 1953 में अमेरिका से किसी प्रकार का मदद लेने से मना कर दिया। जब उन्हें पता चला कि अमेरिका जो है वह थाईलैंड के लोगों को पैसे दे करके और कंबोडिया के लोगों को तंग करने के लिए हमेशा कुछ न कुछ दंगे फसाद करवाते रहता है। इसके बाद से जो अमेरिका से सहयोग मिलता था, उसने जो नरोत्तम सिन्हानू है ना, उसने मना कर दिया कि अमेरिका के साथ कोई संबंध हम नहीं रखेंगे। इसके बाद जो है अमेरिका उसको, तो अगर कोई सहयोग कर रहा है और उसका सहयोग लेने से ही मना कर दे, जो जिसको सहयोग मिलना है, तो सहयोग करने वाले को बुरा लगा, यानी अमेरिका को बहुत बुरा लगा। उसे अपमानजनक लगी और इसका बदला लेने के लिए उसने कार्रवाई की, जो अमेरिका और वियतनाम का युद्ध में जाना जाएगा। तो जो वहाँ की वियतनाम के लोगों की सबसे प्रमुख युद्ध है छापामारी युद्ध। छापामार युद्ध, बमबारी और नरसंहार हत्याओं का दौर कंबोडिया में शुरू हो गया। 9 अक्टूबर को कंबोडिया को गणराज्य घोषित कर दिया गया, परंतु युद्ध चलता रहा। सिन्हानुक तथा लोन नोल की सेना में संघर्ष चलता रहा। एक नरोत्तम सिन्हानुक के जैसा ही कोई और है जो लोन नोल है, नाम भी अजीब है। उसकी सेना के बीच में संघर्ष चलते रहा है, क्योंकि कंबोडिया में अब गृह युद्ध छिड़ चुका है। 9 अक्टूबर के बाद कंबोडिया में गृह युद्ध आ गया है, होने लगा है। और अब कुछ दिनों बाद में नरोत्तम सिन्हानुक की हत्या हो जाती है, मतलब मृत्यु हो जाती है, जिसमें लोन नोन जो है वह कंबोडिया से भाग करके अमेरिका चला जाता है। लेकिन जो ये भागने के बाद ही नरोत्तम सिन्हानुक की मृत्यु होती है। अंत में लोन नोन जो है वह कंबोडिया से भागकर अमेरिका चला जाता है। अप्रैल 1975 में कंबोडिया का गृह युद्ध समाप्त हो जाता है और नरोत्तम सिन्हानुक पुनः राष्ट्राध्यक्ष बने, परंतु मतलब 1978 में उन्हें राजनीतिक से संन्यास ले लिया है। तो हम लोग अभी तक जाने हैं कि जो कंबोडिया के जो वहाँ के जो राज्य, मतलब वहाँ के जो नेता बने हैं, जो सरकार बनाया है नरोत्तम सिन्हानुक, उन्होंने एक जो लोन नोन जो है उनको परेशान करने के लिए एक अपनी सेना लाता है। मतलब वो आतंकवादी संगठन जो अमेरिका के द्वारा फंडित था, मतलब उस अमेरिका के द्वारा ही उसे जो भी दिया जाता था, हथियार वगैरह दिया जाता था, और वह कंबोडिया के सरकार को परेशान किया करता था। यानी नरोत्तम सिन्हानुक के जो सत्ता थी उसको चैलेंज किया करता था। लेकिन वह नरोत्तम सिन्हानुक के सामने नहीं टिकता है और वह भाग करके पुनः अमेरिका चला जाता है। अब लास्ट में आया है अब अमेरिका, अब मतलब कंबोडिया का अब उसको गणराज्य घोषित करने का, मतलब यहाँ पे अब पूर्णतः जो सरकार होगी वह अब कोई भी लोग लड़ सकता है। मतलब जो आम जनता है वह सरकार में भागीदारी के लिए गणराज्य घोषित कर दिया जा चुका है अप्रैल 1975 में।
और इसके 3 साल बाद ही जो नरोत्तम सिहानू है वह राजनीतिक से मतलब संन्यास ले लेंगे और उसके बाद वो लोग अब नहीं आएंगे राजनीतिक में। तो कंबोडिया को गणराज्य घोषित कर दिया गया है और इस प्रकार से वहाँ के जो आम जनता है अब सरकार बनाने के लिए आ सकती है। और अमेरिका को भी कंबोडिया के लोग मतलब कंबोडिया की जो सेना है वह बुरी तरह से हरा करके वहाँ से विदा कर चुका है। तो आज हम लोगों ने जाना कि जनेवा समझौता क्या हुआ। तो जनेवा नामक स्थान पे, फ्रांस के जनेवा नामक स्थान पे वियतनाम और फ्रांस की सेना का समझौता हुआ, क्योंकि जो दिएन बिएन फू का युद्ध हुआ था उसमें फ्रांस की सेना हार गई। तो फ्रांस की सेना जब हार गई तो उसकी जो सेना थी उसको जो आत्मसमर्पण किया उसको रिटर्न करने के लिए और कंबोडिया लाओस को स्वतंत्र करने के लिए जो वियतनाम की सेना है और वहाँ फ्रांस की सरकार और वियतनाम की सरकार को आज़ाद कर देती है, वियतनाम के दोस्त को लोगों को आज़ाद कर देती है, जो एक जनेवा समझौता के द्वारा होता है। वियतनाम किस समझौता के द्वारा आज़ाद हुआ है? तो जनेवा समझौता के द्वारा। फिर उसके बाद अमेरिका जो अप्रत्यक्ष रूप से थाईलैंड के लोगों को पैसे दे करके वहाँ की जो सरकार, नई सरकार यानी जो कंबोडिया की सरकार बनी है नरोत्तम सिहानू की, उसको परेशान करने के लिए लोन नोन नामक एक जो थाईलैंड का कोई होगा, लगता है कोई निवासी होगा, और उसे पैसा देता है, उसे हथियार देता है, उसे सेना देता है और नरोत्तम सिहानू की सत्ता को चैलेंज करता है। इस पर साथ ही जो नरोत्तम सिहानू है उसकी जो सेना है लोन नोन को कड़ी टक्कर के साथ उसे पछाड़ देती है, उसको हरा देती है और जो लोन नोन है वह कंबोडिया छोड़ करके अमेरिका भाग जाता है। इस प्रकार से जो कंबोडिया की जो नरोत्तम सिहानू की सरकार है वह अप्रैल 1975 में जो कंबोडिया है उसको स्वतंत्र घोषित कर देता है, गणराज्य घोषित कर देता है। क्योंकि पहले राजतंत्र था लेकिन संवैधानिक राजतंत्र था, क्योंकि वहाँ जो सरकार में जो भी खड़ा होगा वह राजवंश के ही लोग खड़ा होंगे। और लेकिन अब 75 के बाद उसे गणराज्य घोषित कर देते हैं, क्योंकि यहाँ के लोकल लोग भी चाहते हैं कि हम लोग भी राजनीतिक में भाग लें। और लास्ट में जो नरोत्तम सिहानू है अपने सूझबूझ का परिचय देते हुए 1978 में वो राजनीतिक से संन्यास ले लेते हैं। इस प्रकार से हम लोग आज जाने कि कंबोडिया जनेवा समझौता और फ्रांस और वियतनाम के बीच में जो हुआ मतभेद है वो, और कंबोडिया का गृह युद्ध। अब पढ़ेंगे हम लोग और भी लाओस का जो गृह युद्ध है एक और जगह है, और कुछ समझौते अभी और बाकी है जो दूसरे राज्यों के जो स्वतंत्र किया गया है उनमें होंगे। और लास्ट में पढ़ेंगे हम लोग वियतनाम के एकीकरण, जो हमारा लास्ट पार्ट होगा वह वियतनाम का एकीकरण होगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।